कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। Hello my dear friends, welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcoming to all of you in the Dharmic classes. Hope all of you are well. Have a good day and good morning to all of you and happy Independence Day. As you perfectly know that today is Independence Day. On this day, our country got freedom from the British rule. It is 74th Independence Day of India today. Before this day, we are slaves of the Britishers. Our country got freedom on 15th August 1947. How they got freedom? When he got freedom and who helped us to find freedom from the Britishers? We are going to discuss today upon this. We got freedom from Britishers at 15th August 1947. हाँ चलिए देखिए, हम आज 15 अगस्त 1947 के बारे में बात करने चल रहे हैं कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अंग्रेज भारत कैसे आए थे। देखिए अंग्रेजों का भारत में आने का सबसे बड़ा जो पृष्ठ होता है विदेशी कंपनियां। जो विदेशी कंपनियां भारत आई थी उसकी वजह से हमारा देश धीरे धीरे गुलाम होता चला गया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 17 मई 1498 ईस्वी की। तो 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर एवं यूरोप के नई समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो वास्को डी गामा एक जो व्यापारिक यात्री था जिसने भारत आने के लिए नए मार्ग की खोज की, जिसकी वजह से विदेशी कंपनियां भारत तक आने का रास्ता पा चुकी थी। वास्को डी गामा और वास्को डी गामा की मदद किया था तो एक भारत का एक यात्री था जिसका नाम था अब्दुल मजीज। अब्दुल मजीज नाम के एक यात्री ने वास्को डी गामा की हेल्प की और जिसकी वजह से वास्को डी गामा भारत आया और विदेशी कंपनियों को एक भारत आने का एक नया मार्ग मिल गया जो कि पहले बंद हो चुका था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया और पुर्तगालियों ने सबसे पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली और ये कोचीन जो था स्थान, ये भारत में विदेशियों के आगमन का प्रथम कड़ी था। यहाँ से धीरे धीरे विदेशियों ने अपनी जड़ें भारत में फैलाना चालू कर दिया। सबसे पहले कोचीन में पुर्तगालियों ने एक कोठी खोली और 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुर्क जो था भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया था। 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। तो सबसे पहले जीता हुआ प्रदेश जो आपका गोवा बना था, पुर्तगालियों ने उसे जीत लिया था। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। और फिर पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो अब कोचीन में स्थापित की थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में एक और कंपनी आई जिसका नाम था डच लोग भारत में आए और पहला डच यात्री था कार्नेल हाउटमैन जो 1596 ईस्वी में भारत आया था और उसके पहले वो सुमात्रा से आया था पुर्तगालियों से। और फिर बात करते हैं डचों ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी जब स्थापित की थी तो उन्होंने मछलीपट्टनम और पुलिकेट में नई कोठियां स्थापित कर ली और डचों ने क्या किया, धीरे धीरे अपना यहाँ पे वो भी अपना प्रभुत्व स्थापित करते रहे। डच के बाद डेनिश आए 1616 ईस्वी में, फिर फ्रांसीसी और उसके बाद स्वीडिश। इसी तरह
बहुत सारी कंपनियां भारत में आने लगी। फिर डचों को भारत में क्या कहते हैं यहाँ से जाना पड़ा कब? जब उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों का वेदरा का युद्ध हुआ। फिर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और वहां का गवर्नर जो था उसका नाम था थॉमस स्मिथ। तो सबसे पहले जो अंग्रेजों की कंपनियां थी उनका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अंग्रेज था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, और वह मुगल दरबार में जाकर भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगने गया था, और वह भारत में आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज जिसका नाम था रेड ड्रैगन से आया था। पर अनुमति नहीं मिली थी, जहांगीर ने उसे अनुमति नहीं दी थी। बट उसके बाद सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में जो सम्राट जेम्स वन के समय में आया था, और वह मुगल दरबार में आया और सम्राट रो ने क्या किया, जो वह चाहता था उसे वह मिल गया, और उसने व्यापार की अनुमति ले ली जहांगीर से। और ये था प्रथम सीढ़ी अंग्रेजों की भारत में अपने प्रभुत्व को फैलाने की। तो सर थॉमस रो ने जब अंग्रेजों से व्यापार की अनुमति मांग ली, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी व्यापारिक जड़ें भारत में फैलाना स्टार्ट कर दिया। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर को जीत लिया और वहीं पर किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरामंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ रेगेजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकेंड को बंबई प्रदान कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे उनका जो प्रभुत्व था वो बढ़ता चला गया। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल के शासक शाह शुजा ने प्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी। तो इससे हम देखने को क्या मिलता है, हमने खुद ही अंग्रेजों को धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने अनुमति देना प्रदान कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने फायदा उठाया। 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 गांव सुनानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जिम्मेदारी 1200 रुपये भुगतान करके प्राप्त की। भारत में फ्रांसीसियों ने भी अपनी कोठी स्थापित की थी जिसका नाम था फ्रैंक कैरो। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रेंसिस मार्टिन ने वलीकोंडोवरा के सूबेदार शेर खा लोदी में पुंडीचेरी नामक गांव प्राप्त कर लिया। उसके बाद देखा जाए तो कर्नाटक का युद्ध हुआ 1746 से 1748 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित हुआ और 1748 ईस्वी में एल्फ्रा संघ की संधि स्थापित हुई। उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध, फिर अंग्रेजी सेना ने आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। तो इस तरह से क्या हुआ, एट लास्ट जो है अंग्रेज़ों ने सभी से युद्ध को जीत लिया और वो जितनी विदेशी कंपनियां आई थी उनको हराकर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार किया। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांत में जो बंगाल सबसे संपन्न राज्य था उस पर उन्होंने अपना अधिकार किया था। उसके बाद देखा जाए फिर अंग्रेजों ने मैसूर से संबंध बनाए अपने। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक था और हैदर अली जो है जिसकी में 1782 ईस्वी में आंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ और टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टन में पातशाह की उपाधि धारण की थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टन में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। और कुछ युद्ध लड़े गए थे, जैसा था प्रथम आंगल का मैसूर युद्ध था, फिर द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध जो कि 80 और 84 ईस्वी में हुआ था। 1780 और 84 ईस्वी में टीपू के मृत्यु जो है श्रीरंगपट्टन के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। तो इस प्रकार टीपू को भी हराकर अंग्रेजों ने जब वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, फिर उन्होंने सिख और अंग्रेजों का युद्ध हुआ, उन्होंने सिखों को हराया। फिर उसके बाद काफ़ी उन्होंने गवर्नर जनरल भेजे। इसी तरह भारत धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से गुलाम होता चला गया।
फिर आगे जैसे बहुत सारे गवर्नर जनरल जो यहाँ पर भारत में आए, जैसे बात की जाती है लॉर्ड वेलेज़ली, सर जॉर्ज वली, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेटिंक, लॉर्ड एल्वेनरो, लॉर्ड ऑकलैंड, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी सबसे जो लॉर्ड डलहौजी जो एक गवर्नर जनरल था, इसने काफ़ी एक अत्याचार जैसा यहाँ पर कर दिया था। उसने क्या किया था, डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का इनाम लगाया का आरोप था उसके ऊपर। और बहुत जगह पर उसने क्या किया था, तोपखाने को मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थापित किया गया था। इसने शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन को राजधानी बना दिया था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग भारत आया, लॉर्ड मेथो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड हिटन और लॉर्ड लॉरेंस, विभिन्न तरह के गवर्नर जनरल भारत में आते गए और विभिन्न तरह की रणनीति यहाँ पर अपनाई गई। फिर अंग्रेज़ों ने भारत में शासन करने के लिए साम दाम दंड भेद की राजनीति चलना प्रारंभ किया था, देखा। और फिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 ईस्वी में एक क्रांति हुई, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। 1856 ईस्वी में क्रांति पर अगर नज़र डालें तो उसके रीज़न क्या थे। 1856 ईस्वी में अंग्रेज ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया था। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस था जो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 ईस्वी में मंगल पांडे नाम के सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उसे फांसी दी गई थी मंगल पांडे को। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी से क्रांति की शुरुआत हुई थी और 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मेस्टन लिबरल थे। 1857 की क्रांति के असफलता क्यों हुई? क्योंकि इसमें असफलता का जो प्रमुख कारण था सही समय का निर्णय ना करना। क्योंकि इसमें जितनी भी क्रांतियां हुई सब अलग जगह और अलग अलग समय में हुई। अगर एक साथ ही क्रांति हुई होती तो अंग्रेज इसका दमन नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे पहली क्रांति देखा जाए जो बहादुर शाह जफर ने की थी 11 और 12 मई को हुई, और उसके बाद कानपुर में 5 जून को नाना साहेब और बेगम हजरत महल ने 4 जून को, वही रानी लक्ष्मीबाई ने भी जून में ही। तो ये जो क्रांतियां हुई इसमें टाइम का जो था वो अलग अलग था, जिसकी वजह से अंग्रेज इसको दमन करने में सफल हो गए। परंतु भारतीयों ने अंग्रेजों की जड़ों को एकदम हिला दिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रिम जो भूमिका निभाई थी उसमें सबसे बड़ा रोल था, सबसे पहले 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो नगर में पहुंचे थे, जिन्होंने भारत के बारे में अपना पूरा पक्ष रखा था, जिसे भारत के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। फिर काफ़ी सारे क्रांतिकारी, बाल गंगाधर तिलक जो भारत के पहले कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने देश के कई बार की जेल की यात्रा की और 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में उन्हें 18 मास की कारावास हुई थी। तो बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए जी जान लगा दिया था। इसमें खुदीराम बोस जो बंगाल के क्रांतिकारी थे, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण में सम्मेलन हुआ। 1 जुलाई 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन की बाइली को गोली मारकर हत्या की और 21 दिसंबर 1909 में अनंत कन्हारे ने जैक्सन को गोली मारकर हत्या की। वायरस लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में इस दरबार की निम्न घोषणाएं की गई थी। क्योंकि इसके पहले जब भारत में जब अंग्रेज थे उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था और उस बंगाल के विभाजन को रद्द करना पड़ा जब भारत का इस तरह का प्रभुत्व देखा गया। तो फिर बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध आया तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारतीयों को उपयोग करने के लिए भारतीयों से ये वादा किया
कि हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे और तुम हमारी तरफ से लड़ाई करो। बट जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो फिर अंग्रेज़ अपनी बात से मुकर गए। 1919 में जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, जिसमें और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या, क्योंकि 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट लागू किया गया, जिसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, जिसके विरुद्ध में गांधी जी ने इसके कानून के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग के स्थान पर एकत्र हुए थे 13 अप्रैल को, जिसमें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा थी, जिस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी और 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। तो ये हत्याकांड था। उसके बाद 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड, फिर 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई गई और 5 फरवरी 1924 को इनको रिहा किया गया था। और इसमें बीच बीच में गोलबे सम्मेलन और विभिन्न तरह के सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इससे ये देखने को मिलता है कि विभिन्न लोगों के प्रयास, जैसे हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बहुत सारे लोगों की प्रयासों की वजह से भारत को अंततः आज़ादी मिली थी। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया, जो ये विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था, और इसी आंदोलन का प्रभाव था कि सन 1947 ईस्वी में भारत को आज़ादी मिली। और भारत को आज़ाद करने से पहले यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया था, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया और 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हुए। उसके अनुसार देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 टुकड़ों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों देशों को पूरी स्वतंत्रता एवं प्रभुत्ता सौंप दी जाएगी और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता दी गई। तो ये थी हमारी स्वतंत्रता दिवस की कहानी, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपने खून बहाए, पसीने बहाए, और जिसकी वजह से हमें एट लास्ट जो है स्वतंत्रता मिली। और इस देश की और आज के दिन हम उस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। इट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हाउ वी गॉट फ्रीडम। सो वी हैव टू एंजॉय दिस डे परफेक्टली because we got freedom today. First thing I want to appeal to all of you that in the market due to COVID-19 there are many masks which looks like Indian flag. So don't use that type of mask which looks like our Indian flag, because if you use that type of mask you will throw it in dustbin, which is not good for our Indian flag. So please, I am saying once again, don't use the mask which looks like our Indian flag. You want to celebrate your festival, celebrate, but not use that type of mask, because if you use it and you will throw it in dustbin, it is not good for our Indian flag. So many things. In this Independence Day, we can't go out. We cannot celebrate Independence Day by gathering, but we have to celebrate Independence Day in stay in your house, stay in your home, and stay safe with COVID-19, because it is a bad time. It is bad time for us, for our country, and we all hope that it all will be clear, and we once again celebrate our festival as we celebrated ever. है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे।